हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जुडिशियल सक्सेस। दोस्तों, मेरा नाम रेवंत सिंह है। आज की इस वीडियो में हम हिंदू लॉ के बारे में जानेंगे। यदि आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदू लॉ में इवोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में जानेंगे कि विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं हिंदू कौन है, हिंदू विधि क्या है और हिंदू विधि के स्रोत क्या है, स्कूल्स कौन कौन सी हैं। तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक मेंशन कर रखा है, वहां जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ मैरिज। सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज कि हिंदू मैरिज का कंसेप्ट कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ मैरिज या विवाह की उत्पत्ति। It seems to be now well established that the institution of marriage didn't exist among the primitive men. जब होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम हम भी एक जंगल में रहते थे, एज अ वाइल्ड एनिमल रहते थे। और उस टाइम ऐसा कुछ मैरिज यूनियन का नहीं था या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि एक पुरुष एक महिला से विवाह करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक पुरुष और एक जो महिला थी उसकी कुछ फिजिकल नीड्स होती थी, वो उन्हें फुलफिल कर लेते थे बाय इंटरकोर्स। So long as the sex relationships remained unregulated, it was maternity alone which could be known, paternity could not be determined. तो इससे क्या होता था कि सेक्स रिलेशनशिप अनरेगुलेटेड थी, मतलब कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ में इंटरकोर्स कर सकता है। जिससे एक दिक्कत आने लग गई कि जो मैटर्निटी थी, मतलब माँ का पता तो लगाया जा सकता था कि ये बच्चा, ये शिशु इस माता का है, लेकिन पैटर्निटी को पहचानने का या उसका प्रूफ नहीं मिल पाता था। पैटर्निटी डिटरमाइन करनी मुश्किल हो रही थी। तो एक नीड मैरिज की उस टाइम से एवॉल्व हुई। It seems to be plausible that at some stage of human development, with the emergence of notions of position and ownership, the human male was seized with the idea of knowing his children. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है और इंसान या फिर मनुष्य का दिमाग का विकास होता है, तब से एक एमरजेंस हुआ पोजीशंस का कि ये हिस्सा मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये फीमेल मेरी है या फिर ये बच्चे मेरे हैं। तो जैसे जैसे ये इंसान की जो बुद्धि है वो डेवलप हुई, तो उसी हिसाब से ये जो मैरिज का कंसेप्ट है वो हुआ और अपने बच्चे को पहचानने की जो कला है वो तब से आई है। At the beginning, probably promiscuous sexual intercourse prevailed within a tribe. Women in the tribe belonged equally every man and vice versa, but sexually intercourse outside the tribe is prohibited. जब ट्राइब्स बनना स्टार्ट हुई, यानी एक एक झुंड में जब पुरुष और महिलाएं साथ में रहते थे तो वो अपनी एक ट्राइब कहलाते थे। जैसे 20 जने हैं वो एक साथ रह रहे हैं, 50 जने हैं वो एक साथ रह रहे हैं, 30 जने हैं वो जंगल में एक पार्ट में एक साथ रह रहे हैं। वो खाने की खोज करते थे और एट द एंड रात को वो एक जगह आके सो जाते थे या बैठ जाते थे। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि जो फीमेल हैं या मेल हैं वो उसी ट्राइब के, उसी ग्रुप के एक दूसरे के साथ में इंटरकोर्स करेंगे। लेकिन आउटसाइड द ट्राइब ये चीज़ें प्रोहिबिटेड होती थी। जैसे आज के टाइम जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है कि एक सेक्ट है या फिर एक ऐसा कम्युनिटी है, वो उसी कम्युनिटी में रिश्ते करेगा, दूसरी कम्युनिटी आउटसाइड द कास्ट या आउटसाइड द रिलीजन नहीं करेगा। तो ऐसा ट्राइबल ग्रुप्स में भी हुआ करता था। द प्रोसेस बिगन बाय exclusion from the sex relationship within the tribe of the closer relation such as mother and son and then brother and sister. जब ये प्रोसेस चालू हुआ कि विद इन ट्राइब सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, तो स्टार्टिंग में तो मदर अपने सन के साथ में या फिर सन अपने मदर के साथ में या डॉटर अपने फादर के साथ में सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं कर सकती थी। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ब्रदर्स और सिस्टर में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्जित कर दिया गया या प्रोहिबिट कर दिया गया। This process of exclusion must have continued so that even remote relations were excluded till finally a stage was reached when there remained only a couple, a man and woman in marriage. तो ये ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस चलता गया। उसके बाद में कजिन्स को भी एक्सक्लूड करते गए, या जो क्लोज रिलेशन थी या ब्लड रिलेशंस थी उनको एक्सक्लूड करते गए सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने में। और फिर धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती गई तो एक मैन और वुमन की एक यूनियन बन गई जिसे आप कहते हैं मैरिज या विवाह। The recorded history of early Roman civilization testifies that marriage and divorce were easy matters.
रोमन सिविलाइजेशन ये कहती है कि मैरिज और डाइवोर्स, विवाह और विवाह विच्छेद एक बहुत इजी मैटर है, बहुत सिंपल टर्म है, तो इन्हें ज़्यादा टफ या ज़्यादा हैफ्टी नहीं बनाना चाहिए। At this stage, monogamy in the West and polygamy in the East came to be established. वेस्ट के अंदर उस टाइम मोनोगेमी थी। मोनोगेमी यानी मोनो यानी सिंगल, गैमी यानी मैरिज, यानी एक ही विवाह का प्रचलन था उस टाइम वेस्ट में। और ईस्ट के अंदर पॉलीगेमी थी। ईस्ट में क्या थी? पॉलीगेमी। पॉली यानी मल्टीपल और गैमी यानी मैरिज, मोर देन 2 मैरिजेस, उसे पॉलीगेमी कहते हैं। और बाईगेमी, बाई यानी 2, गेमी यानी मैरिज, यानी 2 विवाह को, द्विविवाह को आप बाईगेमी कहते हैं। Marriage among the Hindus and the Christians came to be considered as a sacrament. हिंदूज के अंदर और क्रिश्चियंस के अंदर विवाह को हम क्या कहते हैं? सैक्रामेंट, या फिर हिंदी में आप कहते हैं संस्कार। लेकिन इन मुस्लिम लॉ यू कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें जो एसेंशियल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़्यादा होते हैं। जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट मुस्लिम लॉ में होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से सिमिलर होते हैं। अब हम कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज समझेंगे। प्रोबेबली नो अदर पीपल हैव एंडेवर्ड टू आइडियलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज द हिंदू हैव डन। जिस प्रकार हिंदुओं ने विवाह को एक रूप दिया है, वैसा किसी भी धर्म के अंदर ऐसा रूप या फिर ऐसा पवित्र उसको नहीं माना गया है। इवन इन द patriarchal society of the Rig Vedic Hindus, marriage was considered as a sacramental union. ऋग वैदिक हिंदूज के टाइम से मैरिज को एक सैक्रामेंटल यूनियन माना जाता है, या फिर एक संस्कार का जो बंधन होता है या जोड़ा होता है वो माना जाता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट या फिर एज अपवित्र से माना गया है। Manu further said that once a man and woman are united in marriage, they must see that there are no differences between them and that they remain faithful to each other. मनु कहते हैं कि जब मैन और वुमेन यूनाइट हो जाते हैं, विवाह में एक हो जाते हैं, तो उन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। एक दोनों को एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना चाहिए। In the Shastra, husband and wife are referred to by several names. The husband is known as Bhartri because he is to support his wife. He is also known as Pati because he is to be protect her. तो शास्त्रा में भी और आज के टाइम में भी वाइफ को भी कई नामों से जाना जाता है, और जैसे अर्धांगिनी एंड ऑल, और पति या फिर हस्बैंड को भी कई नामों से जाना जाता है। तो हस्बैंड को भर्तरी कहा जाता था बिकॉज ही इज टू बी सपोर्ट हिज वाइफ, उसको अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, सहायता दें, इसलिए उसे भर्तरी कहा जाता था। और उसे पति भी कहा जाता था कि वो अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करे। अ मैन्स हाफ इज हिज वाइफ एंड द वाइफ इज हर हस्बैंड्स बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। द वाइफ इज द सोर्स ऑफ धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। वाइफ को हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड भी माना गया है, और वाइफ एक स्रोत है किसका? धर्म का, विच इज रिलीजन, अर्थ का, पैसे का, काम एंड मोक्ष का। इन द रामायण द वाइफ इज सेड टू बी द वेरी सोल ऑफ हर हस्बैंड, शी इज गृहिणी द लेडी ऑफ द हाउस। रामायण के अंदर लेडी को वेरी सोल ऑफ हर हस्बैंड माना गया है, यानी पति की आत्मा भी कहा गया है। मैरिज इज वन ऑफ द एसेंशियल संस्कार सैक्रामेंट्स फॉर एवरी हिंदू, दैट्स व्हाई एवरी हिंदू मस्ट मैरी। हिंदूज के लिए विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है या सैक्रामेंट है, इसलिए हर हिंदू को विवाह करना चाहिए। हिंदूज कंसीव्स ऑफ मैरिज एज अ सैक्रामेंटल यूनियन, एज अ होली यूनियन। हिंदूज मैरिज को एक सैक्रामेंटल यूनियन मानते हैं और एक पवित्र जोड़ा या पवित्र यूनियन मानते हैं। Hindus conceived of their marriage as a union primarily meant for the performance of religious and spiritual duties. Hindus मैरिज को इसलिए पवित्र मानते हैं कि कोई भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल ड्यूटी के दौरान यह ज़रूरी है। और आप देखते होंगे मैरिजेस के अंदर या फिर कोई भी रिलीजियस फंक्शन के अंदर एक जोड़े को बिठाया जाता है और वो पूजा या पाठ एक साथ मिलकर करते हैं। Such a marriage can't take place without the performance of sacred rites and ceremonies. और ये मैरिज है, ये एक सैक्रामेंट है या संस्कार है, इसलिए ये बिना सेरेमनीज के या बिना राइट्स के आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जब सेक्शन 5 पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर एसेंशियल्स होंगे हिंदू मैरिज के, और जब आपको मैं हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ सेरेमनीज हैं, कुछ सेरेमनीज है जो परफॉर्म करनी जरूरी होती है, लाइक सप्तपदी एंड ऑल। उसके बिना विवाह कंप्लीट नहीं हो सकता। तो
हिंदू मैरिज बिना सेक्रेड राइट्स या सेरेमनीज के नहीं परफॉर्म की जा सकती है। सेकेंडली, अ सैक्रामेंटल यूनियन इंप्लाइज दैट इट इज अ परमानेंट यूनियन। ये सैक्रामेंटल यूनियन या पवित्र संबंध या पवित्र बंधन एक परमानेंट यूनियन की तरह माना जाता है। हिंदूज के अंदर जब भी विवाह होता है तब कहते हैं कि ये 7 जन्म का रिश्ता, लेकिन आज के टाइम तो डाइवोर्स होने लग गए हैं, लेकिन इसे एक सैक्रामेंटल यूनियन और परमानेंट यूनियन की तरह ट्रीट किया जाता है। Marriage is a tie which once tied can't be untied. This implies the marriage cannot be dissolved. हिंदूज के अमंग मैरिज एक ऐसी टाई है जो एक बार टाई हो जाए, एक बार बंध जाती है, उसके बाद में टूट नहीं सकती, डिसॉल्व नहीं हो सकती। Thirdly, the sacramental union means that it is an eternal union. It is a valid not merely in this life but in lives to come. जैसा कि मैंने आपको कहा कि हिंदूज के अंदर विवाह होता है तो उनका जो जोड़ा हुआ है वो अगले 7 जन्म तक माना जाता है, या फिर ऐसा कहते हैं कि ये अगले 7 जन्म के साथी हैं। उसी प्रकार ये एक एटर्नल यूनियन है और ये इस लाइफ के नहीं बाकी आगे की लाइफ तक भी कंटिन्यू रहते हैं, ऐसा मानना है। According to Manu, husband and wife are united to each other not merely in this life, but even after that in the world. मनु के अकॉर्डिंग हस्बैंड और वाइफ इस जन्म में या फिर जीवित रहते हुए नहीं, मृत्यु के उपरांत भी वो एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। Its implication has been that widow remarriage as a rule was not recognized in Hindu law, और यही एक रीजन था इसलिए विडो रीमैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था कि एक बार यूनियन बन गई तो यदि पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी की यदि पुनर्विवाह करवाते हैं तो फिर वो परमानेंट यूनियन कैसा हुआ या फिर आगे जन्म तक यूनियन कैसा हुआ। लेकिन इसमें कुछ लोग ये भी तथ्य देते हैं कि यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति को फिर कितना अधिकार है कि वो दूसरा विवाह करे। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट, लेकिन इसी कारण हिंदूज के अमंग पहले विडो रीमैरिज को कंसिडर नहीं किया जा सकता था। The rule was a true wife must preserve her chastity as much as after as before her husband's death was the injunction. इसलिए यही रूल था कि एक जो ट्रू वाइफ है या जो एक ऑनेस्ट वाइफ है वो अपनी सती चैस्टिटी को मेंटेन करेगी अपने हस्बैंड के डेथ के पहले और एज वेल एज उसके बाद में भी। As a rule, marriage was considered to be an indissoluble union. It was only in some exceptional cases that the sages allowed a woman to abandon her husband and take another. As a rule, मैरिज एक इनडिसॉल्वेबल यूनियन था, मतलब वो टूट नहीं सकती, वो डिसॉल्व नहीं हो सकती और पति व पत्नी अलग नहीं हो सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस दे रखे थे, कुछ अपवाद दे रखे थे संतों ने, साधुओं ने, कि उस केसेस के अंदर विमेन, महिला, पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है और दूसरे के साथ विवाह कर सकती है। Narad and Parsara mention 5 cases in which a woman may abandon her husband and take another. नारद ऋषि हुए, पारसरा भी ऋषि हुए, इन्होंने 5 केस दिए वहां पे, एज वेल एज कौटिल्य ऑल्सो मेंशन फ्यू केसेस जहां पे विमेन अपने पति को छोड़ सकती है। तो नारद और पारसरा ने 5 केसेस दिए थे। फर्स्ट, व्हेन द हस्बैंड इज मिसिंग, यदि हस्बैंड मिसिंग है और किसने उसके बारे में नहीं सुना हुआ है तो भी वह दूसरा विवाह कर सकती है। और यही का यही जो क्लॉज है वो आपको सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी मिलेगा कि यदि पति 7 साल तक गायब है तो पत्नी डाइवोर्स लेके दूसरा विवाह कर सकती है। सेकंड इज दैट व्हेन ही इज डेड, वो उसकी मृत्यु हो जाती है तब कुछ केसेस के अंदर वह दूसरा विवाह कर सकती है। थर्ड, व्हेन ही हैज बिकम एन एसेटिक, वो साधु संत बन जाता है या फिर ये दुनिया छोड़ देता है, ये वर्ल्ड रिनंस कर देता है, तो उस केस में भी वह दूसरा विवाह कर सकती है। ये क्लॉज भी हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में एडेड है। और फिर है व्हेन ही इज इम्पोर्टेंट, वो उसमें पुरुषातत्व नहीं होता है या फिर वह आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो पेनिट्रेशन नहीं कर सकता, तो उस केस में भी वह अपने पति को छोड़ सकती है। फिर व्हेन ही इज एन आउटकास्ट, यदि इंटरकास्ट मैरिज पहले हो जाती थी उस केस के अंदर भी पति को वो छोड़ सकती थी। अब मैं आपको बताऊं कि इंटरकास्ट मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो लेटर वैदिक पीरियड में आया है। अर्ली वैदिक पीरियड में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड थी और वो काफ़ी एक्सरसाइज भी हो चुकी है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि यदि पति आउटकास्ट है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। कौटिल्य ऑल्सो सेज दैट अ वुमन में अबंडन हर हस्बैंड, कौटिल्य चाणक्य ने भी कहा था कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर महिला अपने पति को छोड़ सकती है। द मैरिज बिकेम
monogamous for the woman alone, it became a sacrament for her alone. A Hindu marriage was a sacrament in the sense that a wife could never ask for divorce or for another husband. ये मैरिज थी वो मोनोगेमस थी, सिर्फ वुमेन के लिए, क्योंकि मेल्स हिंदू एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे, बाइगेमी कर सकते थे, पॉलीगेमी कर सकते थे बिफोर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और उन्हीं के लिए ये एक सैक्रामेंट या संस्कार था। अब कुछ लोग कहते हैं हिंदू मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने पढ़ा था हिंदू मैरिज एज अ सैक्रामेंट या हिंदू मैरिज एज अ संस्कार। हिंदू विवाह में संस्कार के गुण हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, परमानेंट यूनियन, डिसॉल्यूबल यूनियन, और जन्म जन्म का साथी, और एक बार टाई यूनाइट हो जाती है फिर टूटती नहीं है, और उसमें कुछ सेरेमनीज कभी करनी जरूरी है, इसलिए वो एक सैक्रामेंट या फिर आप संस्कार कह सकते हैं। अब समझेंगे हिंदू मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। The modern concept of marriage as a contract is an outcome of industrial revolution of its lofty ideals of liberty and equality. What happened after industrial revolution? कि लोगों को अपने अधिकारों का पता लगा और लोगों को अपनी आज़ादी, लिबर्टी का मालूम चला। तो इस केस के बाद में या फिर इस रिवोल्यूशन के बाद में जो मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ना चालू हो गया। The greatest contribution of the Industrial Revolution is the emergence of the concept that all humans and social relations must be based on the free volition of individuals. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये हुआ कि सारे ह्यूमंस को ये आज़ादी दे दी गई कि वो अपने सोशल रिलेशनशिप अपने डिस्क्रिशन से बनाए या अपनी आज़ादी के अनुसार बनाए। It has been seen that sacramental marriage among Hindus has three characteristics. It's permanent and indissoluble union, it is an eternal union and it is a holy union. ये तीन ग्राउंड दिए जाते हैं। पहला परमानेंट यूनियन, एक बार विवाह हो गया तो अगले जन्म तक चलेगा। सेकंड कहा गया है एटर्नल यूनियन है। थर्ड है होली यूनियन, एक पवित्र रिश्ता। It is evident that the first element has been destroyed by the act divorce is recognized. पहला जो परमानेंट या इनडिसॉल्यूबल यूनियन का आप कहते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट जब बना तभी डिस्ट्रॉय हो गया या तभी खत्म हो गया, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में बना है और जो आज भी लागू है उसके अंदर डाइवोर्स का कंसेप्ट है या विवाह विच्छेद का कंसेप्ट है। तो मतलब आज के समय हिंदू मैरिजेस परमानेंट या इनडिसॉल्यूबल पूरी तरह रह ही नहीं सकती। यदि कोई पार्टी डाइवोर्स लेना चाहे वो तो डाइवोर्स ले सकती है, तो वो परमानेंट या इनडिसॉल्यूबल यूनियन आप नहीं कह सकते। The second element was destroyed in 1856 when the widow remarriage was given statutory recognition, probably to some extent. जो दूसरा एलिमेंट मैंने आपको बताया कि ये जो मैरिज है इट इज अ एटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या एटर्नल होती है हिंदू मैरिज, तो ये सैक्रामेंट है। लेकिन 1856 के अंदर एक विडो रीमैरिज एक्ट आया। एटर्नल यानी आत्मा से जुड़ी हुई है या फिर वो अनंत है, वो चीज़ अनंत है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी वही उसका पति रहेगा। लेकिन 1856 के अंदर जो हिंदू रीमैरिज एक्ट आया, द वुमेन रीमैरिज एक्ट आया, उसके अंदर विधवा को अनुमति थी कि वो किसी अन्य से विवाह कर सकती है विधवा बनने के बाद में। तो ये एटर्नल कैसे हुआ, अनंत कैसे हुआ? उसने तो उसी जन्म में दूसरे पुरुष से विवाह कर लिया, तो ये अनंत नहीं हो सकता। तो ये सेकंड एलिमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया 1856 के अंदर। द थर्ड एलिमेंट इज स्टिल रिटेन्ड। जो तीसरा एलिमेंट है यानी सेरेमनीज का या सैक्रामेंट का, वो अभी भी रिटेन्ड है, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी कुछ आपको सेरेमनीज परफॉर्म करनी पड़ती है, उसके बाद ही विवाह माना जाता है, वैलिड मैरिज या वैध विवाह माना जाता है। Thus, Hindu marriage has not remained a sacramental marriage and has also not become a contract, though it is a semblance of both. आज के समय में हिंदू मैरिज या हिंदू विवाह ना ही सैक्रामेंट संस्कारिक विवाह है, ना ही टोटली कॉन्ट्रैक्ट विवाह है। इसमें दोनों का गठजोड़ है या दोनों के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। जिस प्रकार हिंदू विवाह के अंदर सारी सेरेमनीज होनी चाहिए, सारी रीति रिवाजों से विवाह होना चाहिए, तभी वह वैध विवाह माना जाएगा। ये तो एक सैक्रामेंट संस्कार के गुण हैं, और एक हिंदू मैरिज है वो डिसॉल्व भी हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट के गुण है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी हो सकता है। तो ये दोनों का मिक्सचर है। It has semblance of contract as a consent is of some importance. It has semblance of a sacrament as in most marriages a sacramental ceremony is still necessary. जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट के गुण जैसे कि कंसेंट हो गया, ये
ब्रीच हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के गुण हो गए। और जैसे मैरिज के अंदर सैक्रामेंटल सेरेमनी ज़रूरी है, तो ये सैक्रामेंट की क्वालिटीज़ हो गई। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।